ये आपको याद रखना है एंड ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आस्क्ड है बेटा, ठीक है ना। प्रेजेंट इन sclerenchyma, collenchyma एंड vessels tracheids as I already told you। ये सेकेंडरी वॉल कहाँ कहाँ पर होता है ये आपको याद रखना है, ये भी आया हुआ है। प्राइमरी वॉल कहाँ पर था वो भी आया हुआ है एंड आ भी सकता है, इसमें आपने देखा था, कॉर्टेक्स में देखा था। इसी तरह ये भी होता है स्क्लेरेंकाइमा में, कोलेनकाइमा में होता है, वेसल्स में होता है, ट्रैकाइड्स में होता है बेटे। अगर हम टर्शियरी वॉल देखें तो ये ओनली इन ट्रैकाइड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में होता है, कंपोजिट्स ऑफ हेमिसिल्यूलोज एंड जाइलॉन, ठीक है ना। आ भी सकता है, ठीक है ना। बड़े एग्जाम्स में आया हुआ है एंड टेक्स्ट पर नहीं दिया हुआ है बेटे, तो आपके ऊपर डिपेंड है याद रखना चाहते हो या नहीं। सेल वॉल अगर हम देखें, cell wall and middle lamella may be traversed by the plasmodesmata which connects the cytoplasm of the neighboring cell, ठीक है ना। इनमें प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, सेल वॉल्स में, मिडल लेमले में ये सेल्स को ईच अदर कनेक्ट रखता है नाइबोरिंग सेल से और उनके साइटोप्लाज्म को भी कनेक्ट करता है। फंक्शन क्या है सेल वॉल की? सेल टू सेल इंटरेक्शन होती है बेटा, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल से ये बचाता है बेटा। देन उसके बाद है बेटा और एक लेयर होती है सेल वॉल के बाद, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या है? मोस्टली कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नीट में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्वेश्चन हर साल आते हैं बेटा, ठीक है ना, याद रखना है यहाँ पर बेटे। ये बना होता है फॉस्फो दैट्स बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है ना। लिपिड्स की इसमें मोस्ट लिपिड्स होते हैं और इनके 2 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना बेटे, ठीक है ना। ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह लिपिड की बाइलेयर होती हैं। ये एक लेयर है लिपिड की, ये दूसरी लेयर है, वन लेयर एंड सेकंड लेयर। दूसरी क्या है? लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड हाइड्रोफिलिक टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द नॉन पोलर टेल्स दैट्स हाइड्रोफोबिक टुवर्ड्स द इनर पार्ट। मींस लिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं। दैट्स फर्स्ट इज दिस हेड। क्या है ये बेटा? हेड। हेड आपको याद रखना है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, दैट्स इट्स वाटर लविंग, ठीक है ना। इट्स टुवर्ड्स आउटर साइड, आपको ये खुद ही मालूम चलता है, ये आउटसाइड सरफेस के साथ है ना। देन दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल, दिस इज टेल। टेल क्या होती है? इस हाइड्रोफोबिक मीन्स इसका फोबिया होता है वाटर के साथ। देन इट्स इनर पार्ट, ये इनर साइड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो ये इनर साइड है, दैट्स इनर। यहाँ पर टेल्स होती हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है, टेल्स इनर होती हैं, आउटर होती हैं, फोबिक होती हैं, फिलिक होती हैं, ये आपको याद होना चाहिए बेटा। This ensures that the non-polar tail of a saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. मीन्स बेटा ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर फिर देख रहे हो, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, ये एंश्योर हमें ये गारंटी क्या देता है? ये गारंटी हमें देता है बेटा दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। मीन्स ये जो हाइड्रोफोबिक टेल थी ना, जो इनसाइड थी यहाँ पर, ये प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर अब अगर साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, इस एक्वस इन्वायरमेंट से ये हाइड्रोफोबिक, ये जो नॉन पोलर ये थी टेल थी, ये इससे प्रोटेक्ट होती है एंड ये सैचुरेटेड होती है, ठीक है ना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो आपको पता ही होगा बेटा। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड द लिपिड वेरीज इन द डिफरेंट सेल टाइप्स, ठीक है ना। ये जो लिपिड्स में ये जो प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज ये वेरी होते हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है ना। एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें, टेक्स्ट के वर्ड हैं बेटे, इसलिए तो मैं सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ। ह्यूमन आरबीसी अगर हम देखें, इसमें 52% प्रोटीन्स होते हैं एंड 40% होते हैं लिपिड। एवरेज कंपोजिशन क्या होती है ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? दैट्स ऑल सेल्स। लिपिड्स इसमें 40% होते हैं, दैट्स इसमें क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। प्रोटीन्स होते हैं बेटा 58.5 दैट्स नियर टू 56, दैट इज अर्जिनिन एंड लाइसिन रिच। इसमें मोस्टली अर्जिनिन एंड लाइसिन होता है बेटा। देन इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, दैट्स 1 to 2%, ठीक है ना। ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है बेटा, ये आपको जहन में होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं और कुछ क्या लिखा है इसके बारे में। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्रोटीन्स होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं?
टू टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, दैट्स पेरिफेरियल एंड इंटीग्रल। पेरिफेरियल प्रोटीन्स जो होते हैं बेटे लाई ऑन द सरफेस, एंड इंटीग्रल क्या होते हैं, पार्शियली और टोटली बोरिड इनसाइड द मेम्ब्रेन। सपोज ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, तो ये पेरिफेरियल क्या होगा, ये सरफेस पर होंगे ऐसे, ठीक है ना। एंड ये जो इंटीग्रल है, या हमें कह सकते हैं पेरिफेरियल पर, यहाँ पर साइड्स में हो सकते हैं पेरिफेरियल, दैट्स, एंड ये इंटीग्रल होते हैं, ये इनसाइड द मेम्ब्रेन होते हैं। दीज आर द पेरिफेरियल एंड ये क्या है, इंटीग्रल। इसके बाद अगर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल व्हिच वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था बेटा, इसके पीछे स्टोरी है बहुत। इसके पहले एक दो मॉडल्स आए हमें सिखाने में, ये मॉडल सिंगर एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल कैसे होता है, बट वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन एक मॉडल फिर जो एक्सेप्टेबल था आपकी टेक्स्ट में दिया हुआ है, दैट्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, इट्स मोस्ट एक्सेप्टेड एंड लेटेस्ट। इसी के अकॉर्डिंग जो आपने ऊपर पढ़ा वही इसने बताया, ठीक है ना। जो आपने ऊपर पहले पढ़ा वो इन दोनों ने बताया था। According to this model, that quasi fluid nature of lipids enable lateral movement of protein with the overall bilayer. मीन्स अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसमें ऐसे फ्लूइड हैं लिपिड्स, ठीक है ना। ये लिपिड्स क्या है, ये फ्लूइड लाइक है, ठीक है ना। अब इनमें क्या है, प्रोटीन्स हैं। सपोज ये प्रोटीन्स हैं, इंटीग्रल हैं, पेरिफेरल हैं, ये इसमें मूवमेंट करते रहते हैं। This movement is due to this aqueous nature of, that's fluid nature of lipids. The fluid nature of membrane is important for the function like. ये fluid nature क्यों होना चाहिए लिपिड का, इसकी कुछ अहमियत है बेटा। वो इसलिए है क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन, इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड द सेल डिवीजन। बेटा आपको पता हो जाना चाहिए, फ्लूइड नेचर है इसका, ये मदद किसमें करता है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगर एंड निकोल्सन का मॉडल है ये बेटा। यहाँ पर ये शुगर्स हैं इन प्रोटीन्स के साथ, ठीक है ना। ये प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, ये लिपिड्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हेड है, ठीक है ना। ये होता है हाइड्रोफिलिक होता है ये, ठीक है ना, आउटर साइड होता है। यहाँ पर ये टेल है, ये इनर साइड होती है, एंड फिलिक होती है ये, दैट्स फोबिक होती है ये, ठीक है ना। एक्वस इन्वायरमेंट से ये बचा हुआ होता है, दैट्स दिस टेल। ये प्रोटीन्स है, मीन्स ये इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, जो इनसाइड हैं यहाँ पर, दैट्स इंटीग्रल, एंड ये जो यहाँ पर साइड पर हैं, दैट्स पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये टेक्स्ट पर दिया हुआ है बेटा, सिंगल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं ये किन दोनों ने दिया था। दूसरी जबान में अगर हम बेटा देखें तो इन अदर वर्ड्स प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इन अ फॉस्फोलिपिड लेयर एज अ मोज़ेक पैटर्न। मींस ये एक मोज़ेक पैटर्न में यहाँ पर होते हैं। मोज़ेक पैटर्न क्या होता है, लाइक प्रोटीन्स और आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड्स। मींस ये लिपिड्स इतने ज्यादा होते हैं लाइक अ सी में जितना पानी होता है। फिर अगर आपने डिस्कवरी पर कभी देखा, उस सी में जब वो कभी दिखा रहे होते हैं आइसबर्ग्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसी तरह ये भी दिखते हैं माइक्रोस्कोप में इन लिपिड्स में। ये लिपिड क्या होते हैं, लिपिड्स हैं यहाँ पर सी, एंड आइसबर्ग यहाँ पर है प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये ऐसे ही लगते हैं यहाँ पर इन अ कंसंट्रेटेड फ्लूइड, दैट्स फॉस्फोलिपिड ऑफ शुगर। ये फॉस्फोलिपिड्स में होते हैं, ठीक है ना। कंपोजिशन अगर हम इसकी देखें, फिर मैंने आपको पहले बताया, फिर यहाँ पर मैंने इसका शार्ट बनाया। यहाँ पर कंपोजिशन इसकी होती है फॉस्फोलिपिड्स, ये मेन कंपोनेंट इसका होता है फॉस्फोलिपिड, दैट्स लिपिड। लिपिड की कंपोजिशन इसमें ज्यादा होती है। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, जैसे मैंने आपको दिखाया, पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर हाइड्रोफोबिक टेल, इनर साइड, ठीक है ना। Saturated and unsaturated hydrocarbon is protected from the aqueous environments, means that this hydrophobic tail जो है, इसमें saturated unsaturated hydrocarbons होते हैं, वो aqueous environment से protect होते हैं, ठीक है ना। The lipid component of the membrane mainly consists of the phosphoglycerides. ये किसके बने होते हैं, ये lipid components, ये mostly बने होते हैं phosphoglycerides से, that's phospholipids. Phospholipids provides fluidity to the plasma membrane because rich in unsaturated fatty acids and are liquid in nature. These phospholipids are liquid in nature and are unsaturated fatty acids which provides that's movement to these proteins, ठीक है ना। फिर इसके बाद कोलेस्ट्रॉल होता है, it's a rigid then phospholipid, so it helps in the stability. कोलेस्ट्रॉल की क्या फंक्शन होती है इसमें,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टेबिलिटी। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है, होप अमीन्स, दैट होप अमाइड्स, ये क्या है, पेंटासाइक्लिक ये स्ट्रक्चर है। कौन, दैट्स दिस होप अमाइड्स इज अ पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, यही इसे प्रोवाइड स्टेबिलिटी करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक वायरस का, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है यहाँ पर, ठीक है ना, आपकी टेक्स्ट पे भी दिया हुआ है बेटा, तो आप सिंपली वहां से भी चेक कर। अब मैं बेटा फिर पहुंच गया हूँ नोट पर। आपको पता है नोट इंपॉर्टेंट होता है, टेक्स्ट पर नहीं दिया है बेटा, लेकिन इसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सैंडविच एंड ट्राइलेमल मॉडल, इट वाज गिवन बाय sandwich and trilamellar model was given by Davison and Dinelli in 1935। इनके अकॉर्डिंग ये पहला मॉडल था, मैंने जो आपको बताया था, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पहले कुछ हिस्ट्री थी, फिर वो हिस्ट्री कंप्लीट कर दी निकोलसन एटस्ट्रा ने। यहाँ पर क्या है, इन दोनों ने एक पहला मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, ठीक था ना। इनने क्या बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3, 2 नहीं बताया था बेटा। इन विच बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ लिपिड्स इज सैंडविच, इन 3 लेयर्स में इनने क्या बताया था, लिपिड्स क्या हैं, सैंडविचड होते हैं। मीन्स ये 3 लेयर्स हैं, इनमें ही लिपिड्स यहाँ सैंडविचड हो गए। बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर एक लेयर है प्रोटीन की, 1 लेयर, यहाँ पर 2 लेयर। इसने कहा प्रोटीन में ही सैंडविच होते हैं लिपिड्स बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, ये जो लेयर है ये 20 एंगस्ट्रॉन होगी। एंड बॉय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इज 35, ये फॉस्फोलिपिड की बॉय लेयर जो थी दैट इज 35 एंगस्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट पर नहीं दिया है, तो याद रखना चाहते हो आपके ऊपर है। फिर इसकी टोटल कुल थिकनेस इसने मिलाई, कुल मिलाकर इसकी थिकनेस बनती है 75 एंगस्ट्रॉन बेटा। लेकिन ये मॉडल फिर रिजेक्ट हो गया बेटा, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बाय लेयर होती है। उसके बाद और एक मॉडल आया जिसे हम कहते हैं यूनिट मॉडल, इट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन इन 1959 बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ऑल द सेल्युलर and the organellar membranes are structurally and functionally similar chemically and in science। इसने क्या बताया था, सेल्युलर एंड द ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर है, ठीक है ना। मीन इसकी केमिकल कंपोजिशन भी सेम है, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स अगर हो सेम ही होंगे, एक ही टाइप के, साइज जो हो वो भी सेम होगा। Both of the models were rejected because they failed to explain the selectively permeability of the plasma। ये फेल हो गई क्योंकि ये प्रूव नहीं कर सकते बेटा, इसमें ये जो मूवमेंट्स होता है दैट इज परमेबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो कैसे है, फिर ये वो प्रूव नहीं कर सके बेटा। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन्स में बेटा ट्रांसफर होता कैसे है, ये सेल मेम्ब्रेन्स में ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स होता है, दैट्स फर्स्ट इज पैसिव, अनदर इज एक्टिव टाइप। एनर्जी इज नॉट यूटिलाइज्ड इन पैसिव, मींस दिस पैसिव इज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, हायर टू लोअर, ठीक है ना बेटा, याद रखना। इसमें कोई भी एटीपी वेटीपी यूज नहीं होता है बेटा। एनर्जी इंडिपेंडेंट, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट्स लो कंसंट्रेशन टू हायर, मैंने बताया। ट्रांसपोर्ट अब एक्टिव क्या होता है, ये लोअर टू हायर होगा बेटा, मींस यहाँ पर एटीपी वेटीपी कुछ खर्च होगा बेटा, इसमें कुछ मेहनत लगती है बेचारे को, ये अपना किराया मांगता है यहाँ पर जाने का। सो ये एटीपी डिपेंडेंट होता है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसमें मोस्टली पंप होता है, दैट सोडियम पोटेशियम पंप, या आपने पढ़ा होगा या पढ़ना भी होगा, फिर आप पढ़ोगे, दैट्स ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना है, वहां पर आप देखोगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो पैसिव ट्रांसफर मूवमेंट होते थे फ्रॉम हायर टू लोअर, इट्स ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन facilitated ऑस्मोसिस। सिंपल इज मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स, इसमें न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं उनकी सिंपल डिफ्यूजन होते हैं। फिर इसमें कुछ चैनल्स हमें चाहते नीड होती हैं, दैट्स वो लाइगेटेड चैनल्स एटसेट्रा, 3 टाइप्स ऑफ चैनल्स, वो आपने देखा होगा या वो पढ़ेंगे आप जब मूवमेंट्स कंप्लीट आप पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ पर के लिए आपको याद रखना है सिंपल डिफ्यूजन होती है मूवमेंट्स ऑफ, इसमें न्यूट्रल सॉल्यूट्स की मूवमेंट होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, मीन इट्स फैसिलिटेटेड बाय सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। इसमें कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो इसे फैसिलिटेट करते हैं इस मूवमेंट को, ठीक है ना। लेकिन इसके थ्रू मूव कौन से होते हैं, दैट्स पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। पोलर मॉलिक्यूल्स आपको पता ही है कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, इसमें ज्यादातर मूवमेंट होती है वाटर की बेटा ऑस्मोसिस में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना।
और आपने क्या देखा, ये देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, और आपने क्या देखा, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट्स होती हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो ये पेसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, यहाँ से डिफ्यूजन होती है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फैसिलिटेटेड यहाँ से है, ठीक है ना, यहाँ पर फैसिलिटेट हुआ है ये किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू, यहाँ पर ये दैट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है। देन इसके बाद अगर आप अपने टेक्स्ट को ऊपर जांच मारोगे बेटा, वहां पर लिखा है सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेलिज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड जो होते थे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते थे, यूकैरियोट्स में थे, एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड उनमें थे, दैट्स राइबोसोम, ये सेंट्रियोल नहीं था मगर राइबोसोम था। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, लाइसोसोम्स हैं, वॉक्यूल्स हैं, सीलिया हैं, फ्लैजिला हैं, माइक्रोबॉडीज हैं। बट ये डबल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इस साल भी शायद नीट में आया था, ठीक है ना। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से होते हैं, ये सिंपली आप यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है ना बेटा। देन हम आगे चलते हैं बेटा, तो अब हमने ऑर्गेनेले उठाए हैं यहाँ पर, तो हम ऑर्गेनेले की जांच ले लेते हैं। पहले यहाँ पर हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम और एक नाम भी देते हैं, दैट सेल विद इन ए सेल और सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेले। इसे ये नाम क्यों देते हैं वो हम अभी देखेंगे, सेमी ऑटोनॉमस इसे क्यों हम देते हैं, क्योंकि इसमें अपना डीएनए, राइबोसोम्स एटसेट्रा होते हैं, आरएनए होता है, ठीक है ना। सेल विद इन अ सेल, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, और क्या क्या नाम है, दीज आर आस्क्ड क्वेश्चंस। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले हैं एंड प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हैं। प्रोकैरियोट्स में इसकी फंक्शन जो था वो कौन करते थे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर थे माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन देन इट्स इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है एंड इनर भी होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉर्म्स कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री, मींस आउटर आपको पता है जैसे सेल वॉल होती थी, ये भी कंटिन्यूअस आउटर लिमिटिंग बनाता है। एंड ये इनर क्या होता है, इनर में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टिया। ये क्रिस्टी क्या होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन में बने हुए होते हैं। दीज आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होती हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन। उसी तरह अगर आप बेटा यहाँ पर देखो तो ये इनर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये फिर डिवाइड होता है, दैट्स माइटोकॉन्ड्रियल लुमेन जो होता है ये टू एक्वस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, दैट्स आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट, ठीक है ना। अब ये आउटर एंड इंटर कंपार्टमेंट क्या होता है बेटा, आउटर होता है प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मींस ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फिर इनर स्पेस थी इसकी, दैट इज इनर कंपार्टमेंट था। फिर इनर कंपार्टमेंट का जो अपना आउटर कंपार्टमेंट होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है ना, और इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मींस दो मेम्ब्रेन्स के बीच जो यहाँ पर स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है ना, इसे हम कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर कंपार्टमेंट क्या होता है, दैट्स इट्स मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक किस्म का फ्लूइड होता है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर और कुछ पॉइंट लिखे हैं, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाऊं बेटा। ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटा, ये फिर इनर मेम्ब्रेन है बेटा। आउटर मेम्ब्रेन मैंने बताया क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन मैंने बताया क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा फिर यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस थी बेटा। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस अगर यहाँ पर देखो बेटा ये थी, मींस आउटर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसे हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं बेटा, ठीक है ना, उतना डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पर बेटा। फिर यहाँ पर हमने देखा मैट्रिक्स देखा बेटा, मैंने कहा मैट्रिक्स बताया एक किस्म का फ्लूइड नेचर होता है इसका बेटा। देन यहाँ पर ये क्रिस्टी होता है बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं, दैट्स इवेजुएशंस होती हैं इनर मेम्ब्रेन की बेटा। यहाँ पर और कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट बेटा, आपके टेक्स्ट पर लिखे हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मींस इट्स अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, मींस ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन यहाँ पर होती है। ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी, हेंस इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे बताया जा सकता है। सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर भी, सेल विद इन सेल भी बेटा। सेल विद इन सेल इसलिए बताते हैं क्योंकि ये बेटा इसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए दैट्स डीएनए, आरएनए इसका होता है, अपने प्रोटीन्स होते हैं।
ठीक है ना बेटा, इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस इसे बताया जा सकता है। मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है बेटा, वो भी सर्कुलर होता है लाइक प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, आस्क्ड क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है ना, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम इसमें 70 एस टाइप होते हैं, ये हालांकि प्रोटीन प्रोकैरियोटिक टाइप है लेकिन फिर भी इसमें 70 एस टाइप होते हैं। ठीक है ना, रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम मैंने आपको पहले बताया, अब इनकी फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। सो माइक्रोकांड्रिया को हम इसीलिए क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बेटा। Mitochondria divide by fission and produce new mitochondria beta. It's also important point. Here is some key points which is important for your exams. So first is number of mitochondria depends upon the physiological activity of cell. If the cell shows more physiological activity, so there can be more number of mitochondria. Mitochondria present in a cell or collectivity called chondriome. जिस सेल में mitochondria हो उसे हम कहते हैं chondriome. In animals, maximum number of mitochondria are found in muscles of birds because birds show more flexibility, means continuous work, so here is more number of mitochondria. ठीक है ना, जैसे हमारी ह्यूमन मसल्स में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, कैन डिफर इन शेप एंड साइज, मीन्स इसकी साइज जो है वो शेप चेंज होती है, लाइक सुसेज और सिलेंड्रिकल इसकी होती हैं। डायमीटर इसका 0.2 टू 1 म्यू होता है, एवरेज 0.5 होता है बेटा, एंड लेंथ इसकी 1 टू 4.1 म्यू होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पर दिया हुआ है। ठीक है ना, नॉट इजीली सीन इन माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉल साइज होता है इसीलिए इजीली माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेल कैन नॉट बी सीन इजीली इन द माइक्रोस्कोप, सो ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है बेटा। एंड ये इसे हम स्टेन करते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं जीनस ग्रीन बी स्टेन। ठीक है ना बेटा, इस स्टेन से हम इसे स्टेन करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज 1% ऑफ द टोटल डीएनए ऑफ दिस इन अ सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो है सेल में वो कंप्राइज होता है ओनली 1% ऑफ टोटल डीएनए। इसमें ज्यादा जीसी कंटेंट होता है, दैट्स गवन इन साइटोसिन, इसमें ज्यादा होता है। Enzymes for the replication and transcription like DNA polymerase or RNA polymerase are also present inside the mitochondria बेटा। ठीक है ना बेटा, देन इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा, तो आगे चल के हम बेटा देखते हैं यहाँ पर फिर प्लास्टिड्स। ठीक है ना, प्लास्टिड्स अब क्या है बेटा, फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनाइड्स, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं इसलिए इनमें पाए जाते हैं। एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं बेटा, जो पहले ही हमने एनिमल्स एंड प्लांट्स में डिफरेंस देखी। बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, ठीक है ना, इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं वो भी हम देखेंगे क्या होते हैं। इंपोर्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स, इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट को कलर देते हैं बेटा, टेक्स्ट पे लिखा है याद रखना। ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटा, इट्स फर्दर आर ऑफ 3 टाइप्स बेटा। ठीक है ना, ये आपके लिए जरूरी है बेटा, यहाँ पर याद रखना 3 टाइप्स के इसमें प्लास्टिड्स होते हैं। द फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। What is this chloroplast? ये भी आता है बेटा, कंटेन क्लोरोफिल एंड द कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। ठीक है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं, हेंस फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट के लिए फूड सिंथेसिस करते हैं, मींस दे शो फोटोसिंथेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है दिस क्लोरोप्लास्ट। Then chromoplast means chromo means it indicates it's related with the color, so fat soluble होते हैं इसमें, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैराटीन होता है बेटा, ज़ेंथोफिल होता है बेटा, ये क्या देते हैं, ये कलर देते हैं येलो, ऑरेंज, रेड टू द प्लांट। सो ये क्वेश्चन नीट में आया था बेटा, कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू दिस क्रोमोप्लास्ट्स। ठीक है ना, ये कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, पेरिकार्पी एंड द पेटल्स, दैट्स व्हाई पेटल्स अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स due to these colors. Red color of tomato is due to the red pigment that is lycopene of chromoplast. ठीक है ना, chromoplast जो होता है that is chromoplast that is this lycopene present होता है किन में, टमेटोज में, इसी की वजह से इनका कलर जो होता है बेटा वो क्या होता है, रेड होता है। ठीक है ना, अब ये हैं ल्यूकोप्लास्ट्स, ये क्या है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विच स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ये स्टोर क्या करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट्स क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, स्टोर्ड बॉडीज होती हैं, ये कलर्ड होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना बेटा, ये इस साल नीट में आया था शायद 2020 के पेपर में,
ये फर्दर होता है 3 टाइप्स, दैट्स एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एलिरोप्लास्ट। शायद आया था इसकी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सो 2020 नीट में आया था ये बेटा, याद रखना, ठीक है ना। एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं लाइक स्टार्च, ठीक है ना, जैसे हम देख सकते हैं इन पोटेटोज, ठीक है ना। इलियोप्लास्ट जो होते हैं ये स्टोर करते हैं ऑयल एंड फैट्स बेटा, सिंपली याद रखना है। एंड एलिरोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स बेटा। क्लोरोप्लास्ट के मतलब और एक पॉइंट मैं आपको बताऊं बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं मेनली फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। क्लोरोप्लास्ट जो मैंने पहला ही टाइपिंग का बताया था वो मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं बिकॉज फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये इसकी शेप क्लोरोप्लास्ट की वेरी होती है, दैट्स लेंस शेप्ड, ओवल शेप्ड, स्फेरिकल एंड डिस्कॉइड एंड रिबन शेप्ड हो सकते हैं ये। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले होते हैं ये बेटा, ठीक है ना, दैट्स लेस परमेएबल टू आउटर देन द अदर, ठीक है ना, ये लेस परमेएबल होते हैं देन अदर 3 टाइप्स जो थे। एंड इसके पास अपना डीएनए वीएनए होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, दैट्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है बेटा। क्लोरोप्लास्ट के 2 टाइप्स होते हैं बेटा, दैट इज पार्ट होते हैं, दैट्स फर्स्ट इज ग्रेना एंड अनदर इज स्ट्रोमा। व्हाट्स दिस ग्रेना, इट्स अ स्टेक ऑफ थैलाकाइड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में बेटा, यहाँ पर, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन है ये, यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है, ये ग्रेनम है, यहाँ पर ये थैलाकाइड्स है एंड ये स्ट्रोमल लेमली है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें ग्रेना फर्स्ट क्या होता है, स्टेक ऑफ थैलाकाइड्स, ठीक है ना। ग्रेना क्या होता है, इन थैलाकाइड्स का बना हुआ होता है, दैट्स दिस। थैलाकाइड्स और फ्लैटनड आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फ्लैट होते हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन सैक्स, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड क्लोजिंग एल्यूमन, ठीक है ना। इनके अंदर क्या होता है, थैलाकाइड्स के अंदर ल्यूमन होता है, कंटेन क्लोरोफिल्स, और इनके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं इनके अंदर बेटा। स्ट्रोमा क्या है, ये होता है बेटा लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन होता है ये, ठीक है ना, ये इनर मेम्ब्रेन होता है बेटा इसका क्लोरोप्लास्ट का। कंटेन एंजाइम्स फॉर दी, जिसमें आपको पता है स्टोरोमा में डायरेक्ट रिएक्शन होती है बेटा, इसी तरह इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को सिंथेसिस करते हैं बेटा। और क्या है, देयर आर आल्सो स्ट्रोमल लेमले कनेक्टिंग द थैलाकाइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, ठीक है ना। ये स्ट्रोमल लेमले जो है ना बेटा, ये देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये क्या है, ये डिफरेंट ग्रेना को ईच अदर दैट इज थैलाकाइड्स को कनेक्ट रखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अब ये क्वेश्चन आए स्ट्रोमल लेमले की क्या फंक्शन है, देयर फंक्शन इज टू कनेक्ट डिफरेंट थैलाकाइड्स, ठीक है ना। Stroma also contains small double-stranded circular DNA molecules, ribosomes like mitochondria, ठीक है ना, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेले लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये बताने की अब जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर स्ट्रोमा है, दैट स्पेस, स्ट्रोमा को हम स्पेस भी बोल सकते हैं सिंपली। देन नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरीज फ्रॉम 1, क्लोरोप्लास्ट का नंबर वेरी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है इन केस ऑफ क्लाइडोमोनास एंड 20 to 40 पर सेल, एक सेल में ये 1 to 40 भी हो सकते हैं बेटा। एंड क्लाइमोडोमन्स की सेल में ओनली 1 ही होता है बेटा, ठीक है ना। लेंथ इनकी बेटा होती है 5 to 10 म्यूएम, ठीक है ना। वेडथ इनकी होती है 2.4 म्यूएम, ये टेक्स्ट पर दिया हुआ है एंड आस्क्ड क्वेश्चन है ये बेटा। मेन फंक्शन इनकी क्या होती है, सनलाइट को ट्रैप करना एंड ट्रांसफर इनटू द केमिकल एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर ये सनलाइट को ट्रैप करना, फिर इसको ग्लूकोज की फॉर्म में तब्दील कर देना, और समटाइम्स स्टोरेज। आपको पता है प्लांट में स्टोरेज क्या है, रिजर्व्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज। देन इसके बाद हम बेटा इधर पढ़ते हैं, दैट इज दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। A network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm, that's called endoplasmic reticulum. Means it's tiny reticulum structure, that's tubular structure scattered inside the cell, that is cytoplasm, जो सेल में हो गया, न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म में, इसी में ये स्कैटर्ड होता है ये, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence endoplasmic reticulum divides intracellular space into the 2 distinct compartments, luminal, that's inside endoplasmic reticulum, and extraluminal, that's cytoplasm. So इसी that is this reticulum, endoplasmic reticulum की वजह से ये 2 divides में ये cytoplasm divide होता है, that is luminal, that's extra inner, and क्या होता है extraluminal, that is cytoplasm, ठीक है ना। यहाँ पर इनर होगा, फिर यहाँ पर आउटर होगा, ठीक है ना।
देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड क्वेश्चन ये आता भी है, आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा नीट के लिए, टेक्स्ट पर दिया हुआ है। टू टाइप्स होता है, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ को हम कहते हैं एग्रीनुलर एंड इसको कहते हैं ग्रैन्युलर, ठीक है ना। क्यों कहते हैं ये देखते हैं। इसमें एब्सेंस ऑफ राइबोसोम होता है एज दे इट स्मूथ। मिसाल अगर यहाँ पर आप देखो, ये राइबोसोम, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक है, मींस बियर राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। इनके सरफेस पे ये आपको ये कुछ दाने ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। सो इट्स ग्रेन्युलर एंड अपीयर रफ। So this another type is that here this is smooth, here is no kind of ribosomes, so it's appears smooth. Major site for the synthesis of lipids, इसमें लिपिड सिंथेसिस होते हैं, that is smooth endoplasmic reticulum में, and in animal cell lipids like citirol hormones are synthesized, ठीक है ना। एनिमल्स में ये ज्यादातर हार्मोन्स और लिपिड सिटिरॉल को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटीन सिंथेसिस में एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। एंड ये क्या है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। और एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर, ठीक है ना। ये आउटर मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, मींस यहाँ पर अगर आप देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड ये इनर टाइप है यहाँ पर बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर ये राइबोसोम है अटैच इनके साथ एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन बेटा हम इसके बाद और एक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं यहाँ पर, दैट्स गोल्गी अपैरेट्स, ठीक है ना। गोल्गी अपैरेट्स एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम था कैमेलियो गोल्गी। इसने ये देखे थे नियर न्यूक्लियस, ये आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा। ये बने किसके होते हैं, दे आर कंसिस्ट्स ऑफ अ फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्नेस्टेक्ड पार्शियली, ठीक है ना। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, दैट्स इस तरह कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना बेटा, उनका ही ये बना हुआ होता है गोल्गी अपैरेट्स। गोल्गी सिस्टर्ने और कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट, मींस ये जो डिस्टिंक्ट convex cis or forming phase and convex trans, that's maturing phase which are interconnect, means इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिंपली क्या होते हैं, टू फेज होते हैं, दैट सिस यहाँ पर होता है ये ट्रांस फेज बेटा। ये सिस फेज क्या होता है, ये होता है बेटा नियर द न्यूक्लियस, cis phase is near the nucleus, mean it faces the nucleus, so it's also called the forming phase। फॉर्मिंग फेज ये प्रोटीन रिसीव करता है बेटा, इसीलिए इसे हम क्यों कहते हैं, फॉर्मिंग फेज हम कहते हैं, और हम इसे अर्ली फेज भी कहते हैं। एंड ये क्या होता है, कन्वेक्स टाइप होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। ये सिस को हम कहते हैं कन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज और अर्ली फेज, बिकॉज इट्स नियर द न्यूक्लियस एंड इट रिसीव्स द प्रोटीन्स, ये रिसीव करता है पहले प्रोटीन्स। देन हमारे पास होता है ये कनकेव टाइप एंड इट इज ट्रांस टाइप, इसको हम कहते हैं ट्रांस फेज, और हम इसे क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज ये क्या करता है, ये प्रोटीन जब रिसीव करता है फिर इसे आउटसाइड इन्वायरमेंट में छोड़ देता है जहां इसे छोड़ने हो। इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं, द गोल्गी apparatus principally perform the functions of the packaging material, मींस ये मटेरियल को पैक करते हैं, सिस फेज से पैक करते हैं एंड ट्रांस फेज से लीव कर देते हैं बेटा। Golgi apparatus remain in close association with the endoplasmic reticulum as materials are packed in the form of vesicle from the endocoagulous phase of the Golgi apparatus to move towards the maturing phase। मींस ये क्या होता है, Golgi जो apparatus होते हैं बेटा, ये अगर सिस फेज हैं तो यहाँ पर अगर ये ट्रांस फेज हैं, ये सिस फेज नियर टू होता है, दैट इज जो हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे जो प्रोटीन बनते हैं बेटा, इसे ये सिस फेज के थ्रू रिसीव करता है बेटा, देन ये यहाँ पहुंचा के इसे ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज के थ्रू बाहर छोड़ देता है बेटा। इसीलिए ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, गोल्गी apparatus एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा ईच अदर कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें फंक्शन होती हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पर। और एक पॉइंट, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऊपर क्या होगा बेटा, प्रोटीन जो बनेंगे, फिर वो आर मॉडिफाइड बाय द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द, जब इसे सिस फेज अब रिसीव करेगा बेटा, फिर ये सिस्टर्ने जो होते हैं बेटा,
सिस्टर्ने में आपको अभी दिखाऊंगा ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये इसे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, देन ये ट्रांसफेज के थ्रू ये प्रोटीन्स अगर यहाँ से रिसीव हुए हैं, फिर ये सिस्टर्ने में जाके थोड़ी सी इनकी मॉडिफिकेशन होती है, फिर ट्रांस से ये बाहर चले आते हैं बेटा ये प्रोटीन, ठीक है ना। गोल्गी apparatus इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा, नीट में आया हुआ है। गोल्गी apparatus जो इम्पोर्टेंट ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स को भी ये सिंथेसिस करता है बेटा। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो बेटा दीज आर दी सिस्टर्न, जहां पर प्रोटीन्स की सिस्टर्नस में क्या होता है बेटा, प्रोटीन मॉडिफाई होता है बेटा, ठीक है ना। ये हायर कंसेप्ट है, फिर बाद में आप देखना बेटा, पहले नीट कर लो। इनका डायमीटर जो होता है 0.5 म्यू टू 1 म्यू होता है बेटा, एंड चीफ फंक्शन इज द सिक्रीशन दैट्स एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, वही जो सिस फेज से रिसीव करना है, ट्रांस फेज से छोड़ देना प्रोटीन, उन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स ये एक्सपोर्ट करता है बेटा, ये इसकी फंक्शन है, दैट्स सिक्रीशन, ठीक है ना। यहां पर बेटा मैंने इनकी सिक्रीशन जो होती है, दैट्स जो मैंने आपको बताया सिस फेज से रिसीव करते हैं, ट्रांस से छोड़ देते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट, ये टेक्स्ट पर नहीं है बेटा, फिर भी आपको समझाने के लिए ये जरूरी मैंने समझा, फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ये 3 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट इज गोल्गी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट होता है सिस फेज, ये सिस फेज इसे रिसीव करता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स को, ठीक है ना, ये प्रोटीन्स को रिसीव करेगा। दीज केमिकल्स और केमिकली मॉडिफाइड बाय द गोल्गी बॉडी, मींस इसमें जो फिर सिस्टर्ने होते हैं बेटा, जो आपने स्ट्रक्चर्स देखे बेटा, ये सिस्टर्ने अब इस प्रोटीन को और इस केमिकल को मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन होती है प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की यहाँ पर, ठीक है ना। फिर ये क्या बना देते हैं इन प्रोडक्ट्स को, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इसीलिए मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट साइट होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स सिंथेसिस करने की। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल्स आर पैक्ड इन द वेसिकल्स, ठीक है ना, ये इन वेसिकल्स में भरा जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं गोल्गी apparatus में, उनको हम वेसिकल्स कहते हैं, फिर उनमें ये पैक होते हैं एंड आर पिंचड ऑफ फ्रॉम द ट्रांसफेयर। फिर यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया ट्रांसफेज होता है यहाँ पर, ठीक है ना, ट्रांसफेज होता है यहाँ पर बेटे, फिर ट्रांसफेज के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, फिर ये डिस्चार्ज कर देते हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट्स में इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल मूव थ्रू द गोल्गी बॉडीज। सो ये जो मॉलिक्यूल्स अब जिनको सिस फेज से जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर ट्रांसफेज के थ्रू और किसी जगह जाना हो, ये गोल्गी apparatus से ये फंक्शन करते हैं। सो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन अ सेल और मिडल मैन ऑफ अ सेल। देन बेटा इसके बाद यहाँ पर और एक इजी स्ट्रक्चर है हमारी सेल का, यूकैरियोटिक सेल का, दैट्स लाइसोसोम, और इसे हम कहते हैं सुसाइड वेग्स। ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन दी गोल्गी apparatus, ठीक है ना। जो गोल्गी apparatus में बेटा पैकिंग्स होती हैं, दैट्स इन प्रोटीन्स एटसेट्रा की, उनकी वजह से ये लाइसोसोम्स बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना। और एक पॉइंट है, द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दैट्स हाइड्रोलेसेस, लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। मींस ये लाइसोसोम्स फिर क्या होता है, इसके अंदर बेटा एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना बेटा, एंजाइम्स होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, लाइक 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इसमें हमें पाए जाते हैं बेटा, दैट इज 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमें इसमें पाए जाते हैं बेटा, लाइक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेसेस होते हैं, लाइपेसेस होते हैं बेटा, प्रोटियोसेस होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, मींस ये क्या करते हैं बेटा, लाइपेसेस लिपिड्स को डिग्रेड करते हैं, प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को डिग्रेड करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करेंगे। इसी तरह हमारे पास होते हैं डीएनएज होते हैं, आरएनएज होते हैं, ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच, क्योंकि लाइसोसोम्स का ये जो बेटा पीएच होता है वो 5 होता है बेटा, दैट्स एसिडिक टाइप, इसीलिए यहाँ पर ये एक्टिव होते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं डाइजेशन के लिए बेटा। These enzymes are capable of digestion carbohydrates, protein, lipids, nucleic acid, as I already told you, ठीक है ना। देन इसके बाद अगर हम देखें वॉक्यूल्स एंड द लाइसोसोम्स की थोड़ी सी रिलेशन होती है, इसलिए यही हम पढ़ते हैं। वॉक्यूल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने आपको बताया था सेल, प्लांट सेल, इसीलिए न्यूक्लियस यहाँ पर होता है क्योंकि इसमें बड़े वॉक्यूल्स होते हैं, वही वॉक्यूल्स हम पढ़ने वाले बेटे हैं। यही क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है बेटा, ठीक है ना। मेम्ब्रेन नोन एज टोनोप्लास्ट, ये किस मेम्ब्रेन में होता है उसको हम कहते हैं बेटा टोनोप्लास्ट बेटा,
इट कंटेन्स वाटर होता है इसमें, सेप होता है बेटा, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स होते हैं एंड अदर मटेरियल व्हिच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। मीन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बेटा, वेस्ट मटेरियल्स वो ज्यादातर इसमें होते हैं, किसमें, दैट्स वॉक्यूल्स में। इंपॉर्टेंट है इनकी फंक्शन, ये याद रखना वॉक्यूल्स की क्या फंक्शन है और इनमें क्या क्या पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। एंड इनके मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। In plants, tonoplast facilitates the transport of number of ions and other material against the concentration gradient in the vacuoles. Means अगर हम देखें in case of plants, ये टोनोप्लास्ट क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इन आयन्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वोक्यूल्स। ये वोक्यूल्स टू टाइप्स होते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट में आया हुआ था बेटा। एक होते हैं कंट्रैक्ट ट्रायल विच इज फाउंड इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन फाउंड इन एमोबा, एंड अनदर इज फूड वॉक्यूल जो फूड गैदर करने में मदद करता है, एंगल्फिंग फूड पार्टिकल, ठीक है ना बेटा। एंड कंट्रैक्ट ट्रायल क्या है, एक्सक्रीशन में मदद करता है, इट्स फाउंड इन एमोबा। और एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर बेटा, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट्स दिस इन प्लॉट्स वॉक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ द स्पेस। वॉक्यूल्स क्या करते हैं बेटा, 90% ऑफ द स्पेस यही ऑक्यूपाई करते हैं सेल में प्लांट्स की। नोट आ गया फिर बच्चे आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। With the exception of mammalian RBCs, lysosomes were reported in the all animal cells. Means except RBCs, they are found in all cells. 15 different types of digestive enzymes are found and are termed as the acid hydrolases for the digestion of all types of proteins. As I already told you, 15 different types of lysozymes are that's enzymes are present inside the digestive enzyme inside the lysozymes. pH of the lysozyme is 5 due to एक्टिव pH हाइड्रोजन पंप। इसमें ज्यादा हाइड्रोजन पंप होता रहता है बेटा, उसकी वजह से यहाँ पर pH 5 होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है बेटा इनके साथ, दैट्स प्रोटीन जो वगैरह मैंने दिखाया। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, हेटेरोफेजी, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जब सेल खुद के मटेरियल को एंगल्फ करे, हेटेरो जब फॉरेन पार्टिकल एटसेट्रा को। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है बेटा, सेलुलर डाइजेशन, ऑटोलिसिस, समटाइम्स all the lysosomes of cell burst to dissolve cell completely, so called suicidal bag। मैंने आपको पहले एक नाम बताया बेटा, इसे हम suicidal bags भी कहते हैं। क्योंकि इसे suicidal bags इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, कभी कभार अपनी सेल को डिग्रेड कर देते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं बेटा suicidal bags, ठीक है ना बेटा। क्या हम कहते हैं इन्हें, suicidal bags। देन बेटा हम चलते हैं आगे यहाँ पर राइबोसोम्स पर। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स में भी ये पाए जाते हैं बेटा। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप बेटा जॉर्ज पेलेज। ये आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा। ये बने किनके होते हैं बेटा, राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट्स आरएनए एंड प्रोटीन प्लस प्रोटीन से बने हुए होते हैं बेटा दीज राइबोसोम्स। Not bound by any membrane, as I already told you, non-membrane bound. That's why they are found in prokaryotes also. लेकिन उनमें 70s टाइप होते हैं। The eukaryotic ribosome are 80s, while prokaryotes are 70s। ये मैंने आपको बताया। ये S क्या है बेटा, मैंने वहां पर कहा था, मैं आपको बताऊंगा। This S stands for that sedimentation coefficient और Waidberg's unit, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट था, उसने ये यूनिट दिया, इसे हम क्या कहते हैं, वैडबर्ग्स यूनिट। ये क्या करता है, इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड द साइज। ये जो डेंसिटी इसकी होती है बेटा एंड साइज होता है राइबोसोम का, ये मेजर होता है, इसीलिए ये एक यूनिट है वैडबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। हमारे क्रोमोसोम जो अगर यूकैरियोट्स हैं वो उनमें एक सब यूनिट होता है, दैट्स लार्जर होता है 60s एंड स्मॉलर होता है 14s। 16s के फिर कुछ हमारे आरएनए होते हैं बेटा, उनमें होता है कुछ पार्ट्स होते हैं फिर फर्दर, दैट्स 28s, 5.8s, 5s, ठीक है ना। ये भी आपकी टेक्स्ट पर नहीं लिखा हुआ है बेटा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। ये 16s हमारे में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दैट्स 28s, 5.8s एंड 5s टाइप्स ऑफ आरएनए। एंड 40s का एक ही सब यूनिट होता है, दैट इज 18s आरएनए, ठीक है ना। देन ये दोनों मिल जाते हैं, फिर ट्रांसलेशन एमआरएनए पर हो जाती है बेटा, एंड प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है बेटा, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, नीट में आ सकता है बेटा, दैट्स दिस मैग्नीशियम आयन इज नेसेसरी फॉर द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम सब यूनिट। Mg2 पॉजिटिव जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम को जब बाइंड होना होता है mRNA स्ट्रैंड पर, उसके लिए Mg पॉजिटिव आयन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा।
साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन भी हमारे सेल में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ये क्या है? इलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। हमारी सेल के अंदर कुछ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। उस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये क्या करता है बेटा? इसकी फंक्शन होती है सपोर्ट करना सेल को, मोटिलिटी करना, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। क्योंकि जब हमारी सेल में ये साइटोस्केलेटन होगा बेटा, इसी की वजह से सेल की शेप मेंटेन रहेगी एंड मोटिलिटी सेल की बरकरार रहेगी बेटा। देन यहाँ पर हम आगे चलते हैं बेटा, फिर पढ़ते हैं सीलिया एंड द फ्लैजिला, जो कि टेक्स्ट पर लिखा है। सीलिया क्या है बेटा? सीलिया है दीज आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन ऑफ द मूवमेंट। मीन सीलिया की फंक्शन लाइक होती है फ्लैजिला, ये भी सेल के ऊपर कुछ हेयर लाइक ब्रिस्टल्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन ऑफ द सेल। सीलिया और स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स, ओर्स कहते हैं हम नाव का डंडा जो होता है बेटे, नाव का डंडा जो होता है बेटा, उसी को हम ओर्स कहते हैं। उसी की तरह से ये मूव करता है, जैसे हम पानी को पीछे पीछे ले जाते हैं और नाव आगे चली जाती रहती है। ये किसकी वजह से होता है बेटा? इन सीलिया की वजह से। causing the movement of either the cell or the surrounding fluid, ठीक है ना। फ्लैजिला और कंपैरेटिवली लॉन्गर, फ्लैजिला क्या होते हैं? इससे थोड़ा लॉन्गर होते हैं, वो हमने देखा। यूकैरियोटिक सीलियम एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक का सीलियम एंड फ्लैजिलम जो होता है वो उनके ऊपर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सीलियम एब्सेंट होता है बेटा, इट्स एब्सेंट इन एनिमल्स, सॉरी इट्स एब्सेंट इन दैट्स प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली फ्लैजिला होता है बेटा, ठीक है ना। देन उसके बाद मैं क्या बताऊं दैट्स, अब अगर हम कट करें इस फ्लैजिला को बेटा और सीलिया को, फिर इसके अंदर देखें फिर क्या होता है बेटा, फिर हमें कुछ वहां पर कोर मिलेगा। इस कोर को हम क्या कहते हैं? एक्सोनीमा। इसमें क्या होता है? पॉजेस नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल। इसमें कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा जो कि पैरेलल रन कर रहे हैं, दैट्स दिस, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को दैट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, लॉन्ग एक्सिस, ठीक है ना। द एक्सोनीमा यूजुअली हैव द पेयर ऑफ 9 डबलेट ऑफ रेडियल अरेंजमेंट। इनका रेडियल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ये पेयर्स में होते हैं और ये 9 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये 9 इन नंबर्स होते हैं एंड पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरियल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। और इनको हम क्या कहते हैं? एक्सोनीमा भी, ठीक है ना। और क्या होता है बेटा? ये क्या होते हैं? 9+2 एरे बनाते हैं। मिसाल ये पेरिफेरल 9 थे, अब सेंट्रल प्लस इनके साथ 2 ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये सेंट्रल 2 है, यहाँ पर ट्यूब्यूल्स बेटा, ठीक है ना। दैट्स दिस 1 and 2, इसी की वजह से ये 9+2 एरे बन जाएगा। लेकिन दिस इज एब्सेंट, ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है ये एब्सेंट होते हैं बेटा, एंड सीलियम भी वहां पर एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है बेटा। Both the cilium and the flagellum emerge from the centriole-like structure called the basal body, ठीक है ना। ये एक सेंट्रल स्ट्रक्चर से निकलते हैं जिसे हम कहते हैं बेसल बॉडी, ठीक है ना। ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये इंटरडुप्लेट ब्रिज है बेटा, ये देखो यहाँ पर, ये इनको हम कहते हैं इंटरडुप्लेट ब्रिज। ये स्ट्रक्चर आपकी टेक्स्ट पर दिया है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर, एंड ये रेडियल स्पोक्स हैं। रेडियल स्पोक्स क्या होती हैं बेटा? ये इन 9 को इन 2 के दैट्स पेरिफेरी से कनेक्ट करती हैं बेटा, ठीक है ना। देन इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा दैट्स दिस सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोल। अब हम देखते हैं ये सेंट्रियोसोम और ये सेंट्रियोल क्या होता है बेटा, जिसकी हमने बताया था इस सेंट्रोसोम से ये फ्लैजिला वलैजिला निकलते हैं। ये क्या होता है बेटा? सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कनेक्टिंग द 2 परपेंडिकुलर लाइंग सेंट्रियोल सराउंडिंग द अमॉर्फस पेरीन्यूक्लियर मटेरियल। मींस जो ये सेंट्रोसोम होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? 2 परपेंडिकुलर लाइंग सेंट्रियोल, मींस ऐसे जो थे ये 9, इनको इन सेंट्रल वालों के साथ ये कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग द 2 परपेंडिकुलर लाइंग सेंट्रियोल सराउंडिंग द अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल, ठीक है ना। इनको ये ऐसे कनेक्ट करेंगी, ठीक है ना, इनके साथ बेटा। सेंट्रियोल्स हैज ए ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टव्हील। ये जो सेंट्रियोल होता है अब बेटा यहाँ पर, ये सेंट्रियोल
इनकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कॉट व्हील की तरह होती है, जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में दिखाई, ये यहाँ पर ये 9 होते हैं, फिर ये सेंट्रल 2 होते हैं, फिर कॉट व्हील की तरह ये कनेक्ट होते हैं ऐसे। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड ट्रिपलेट पेरिफेरल फिब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। अब ये 9 यहाँ पर होती हैं, ये 9 जो मैंने आपको पहले ऊपर दिखाई ये बनी होती हैं प्रोटीन, उसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन, ठीक है ना। The central part of centriole is also proteinaceous and are called hub। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है बेटा, यहाँ पर ये 2 cart wheel like स्ट्रक्चर, इसको हम हब कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हब, क्योंकि ये प्रोटीनिशियस होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको हब कहते हैं। कनेक्टेड विद द पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स बाय द रेडियल, ये फिर रेडियली कनेक्ट होता है इन पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स के साथ बेटा, ठीक है ना, जो आपने स्ट्रक्चर में देखा या आपने टेक्स्ट में भी देख सकते हो। Then the centriole form the basal body of the cilia or the flagella। अब ये centrioles क्या होते हैं? ये basal body बनाते हैं flagella और cilia की, क्योंकि यही सेंटर में होते हैं, like the nucleus जैसे होता था। And spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during the cell division in the animal cell। फिर जब ये हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस में फिर सेल डिवीजन होते हैं, इन्हीं सेंट्रियोल्स से निकलते हैं क्या बेटा? स्पिंडल फाइबर्स, जिनके साथ पहले क्रोमोसोम अटैच होते हैं, फिर प्लेट बनता है एटसेट्रा, वो आप वहीं देखेंगे। उसके बाद हमारी सेल में कुछ माइक्रो बॉडीज होते हैं, ये टेक्स्ट के वर्ड हैं, इनमें कोई एडिटिंग मैंने नहीं की है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो बॉडीज, क्योंकि दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, इनके पास भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं बेटा। देन इसके बाद ठहरा बेटा न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट है, जो मैं चिल्ला चिल्ला के पीछे बोलता आया हूँ। न्यूक्लियस क्या है? फर्स्ट इस साइंटिस्ट ने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने, टेक्स्ट पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियर मटेरियल हम स्टेन करते हैं, कुछ बेसिक डाइज को हम, जैसे फल्जिन डाइज हम उन्हें कहते हैं, ठीक है ना बेटा। फल्जिन डाइज वो आप वहीं पर देखेंगे जब क्रोमेटिन टर्म्स आप पढ़ोगे 12th में। एंड फिर इसको एक साइंटिस्ट ने स्टेन किया इसी डाई के साथ, फिर इसको फ्लेमिंग ने नाम दिया क्रोमेटिन, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसके बाद है, द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड द क्रोमेटिन। मीन जब न्यूक्लियस में पहले डीएनए होता है बेटा, फिर क्रोमोसोम में अभी वो पैक नहीं हुआ होता है बेटा, ये डीएनए पहले स्कैटर्ड होता है, उस वक्त ये क्या होता है? ये उस वक्त बनाता है न्यूक्लियोप्रोटीन, जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है ना बेटा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये फिर क्या बनाते हैं? कुछ स्ट्रक्चरल बॉडीज बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं बेटा। द न्यूक्लियर एनवेलप इज कंसिस्ट्स ऑफ 2 parallel membrane with the space between called the perinuclear space। फिर इसके क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है, मीन ये यहाँ पर न्यूक्लियस की एनवेलप होती हैं, ये बनी होती हैं 2 parallel membrane, इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं, अपने मेम्ब्रेन बेटा, और उनके बीच कुछ स्पेस होती है, उसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस बेटा, ठीक है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, लेकिन टफ भी नहीं है, इजी याद रखना, तो रख लीजिए ना। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum। अब ये outer membrane जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूक्लियस का outer membrane किसके साथ कनेक्ट होता है? फिर इसके ऊपर राइबोसोम भी होता है, दैट्स ये मोस्टली फिर किसके टाइप के साथ कनेक्ट होगा? दैट्स रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by minute pores। क्या होता है? कभी कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? मिनेट, कुछ स्मॉल मिनेट पोर्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से इंटरप्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है? न्यूक्लियस में पैसेज होती रहती है, दैट्स पैसेज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। इसकी वजह से मिनेट जो पोर्स हैं, उसकी वजह से इसमें पास होते रहते हैं आरएनए एंड प्रोटीन, आपकी टेक्स्ट पर भी लिखा हुआ है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। देन इसके बाद नॉर्मली देयर इज 1 न्यूक्लियस पर सेल, जैसे मैंने आपको बताया, और सम सेल्स इवन लेक न्यूक्लियस, ठीक है ना। जैसे हमारी इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, दैट्स आरबीसीज, इनमें क्या होता है? आरबीसीज ऑफ मैमल्स, इनमें या सीवी ट्यूब्स जो होती हैं, ठीक है ना, ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स, इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बेटा। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियस जो है, अब इसमें जो मैट्रिक्स होगा, दैट्स फ्लूइड जो होगा, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म भी हम कहते हैं। व्हाट्स न्यूक्लियोप्लाज्म और मैट्रिक्स? इट्स अ फ्लूइड।
इसमें क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोलस होता है, मैंने आपको बताया पहले न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एंड क्रोमेटिन, पहले ये डीएनए कुछ ऐसा स्कैटर्ड होता है, अभी क्रोमेटिन, देन इसके बाद इसको की जब पैकिंग होती है, फिर आप 12th में वो पढ़ोगे, फिर देखोगे फिर ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, लेकिन पहले इसमें क्रोमेटिन की फॉर्म में हो गए। द न्यूक्लियोलाई और द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया स्फेरिकल होता है एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म दैट्स इनसाइड दिस फ्लूइड एंड इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये भी क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है बेटा, इंपॉर्टेंट रखना मेम्ब्रेन बाउंड है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इस साल भी आया था, मे बी नेक्स्ट साल भी आ सकता है। इट इज द साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इसी सिंथेसिस पे क्या होती है, न्यूक्लियस में इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ही आरएनए की सिंथेसिस होती है बेटा, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यहीं पर होती है न्यूक्लियस में, ठीक है ना। फिर ट्रांसलेशन क्या होती है, ये एमआरएनए इन मिनेट पोर से बाहर निकलता है, फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। फिर मैंने आपको बताया बेटा, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल अब यहाँ पर होगा, ये ऐसे स्कैटर्ड, फिर उसके बाद क्या होता है, ये पैक हो जाता है और कंडेंस हो जाता है इनसाइड द क्रोमोसोम्स बेटा, ठीक है ना बेटा। देन इसके बाद हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, क्रोमेटिन कंटेंट डीएनए। इस क्रोमेटिन में क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल वो तो न्यूक्लियस में होता है, इसलिए डीएनए होता है। सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स, इसी हिस्टोन्स की वजह से ये डीएनए पैक होता है बेटा इनटू द क्रोमोसोम्स, किन की वजह से, हिस्टोन जो कि एब्सेंट थे प्रोकैरियोट्स में, एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए, आरएनए भी तो प्रेजेंट होगा बेटा। Every chromosome essentially has the primary constriction or the centrosome। ये अब ये क्रोमोसोम जो है बेटा, ये भी आप 12th में अच्छे से पढ़ोगे बेटा। ये क्रोमोसोम का सेंट्रल स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। और ऑन द अदर साइड्स ऑफ अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। और इसके ऊपर कुछ यहाँ पर साइड में कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम बेटा काइनेटोकोर कहते हैं, वो आपको मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा बेटा। अगर यहाँ पर आप देखो बेटा, ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना बेटा, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है यहाँ पर, ठीक है ना। ये टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं यहाँ पर, वन सिस्टर क्रोमेटिड एंड सेकंड सिस्टर क्रोमेटिड। ये टीलोमियर है बेटा, टीलोमियर क्या करता है, इट सील्स द क्रोमोसोम। टीलोमियर की क्या फंक्शन होती है बेटा, क्रोमोसोम को ये सील करता है। ये टू सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, 1 एंड 2। ये अलग जो शॉर्ट होता है ना बेटा, इस अलग पार्ट को हम कहते हैं क्रोमेटिड। फिर ये जब फुल मिलते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम बेटा। इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं बेटा, सेंट्रल पार्ट, इसे हम टीलोमियर मैंने आपको पहले बताया। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था, फिर कुछ साइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर बेटा, ये भी आपकी टेक्स्ट पर लिखा हुआ है बेटा। एंड और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, ठीक है ना। देन इसके बाद अगर हम देखें क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन क्रोमोसोम हमने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है बेटा, वो है ये, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ये डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, कितने में, 4 क्रोमोसोम्स में। फर्स्ट इज सेंट्रोमियर, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर है टीलोसेंट्रिक, ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, दैट्स रेयर। ये क्वेश्चन आया था बेटा, आस्क्ड क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम टाइप इज रियल, दैट्स टीलोसेंट्रिक, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, वी शेप्ड। एक्रोसेंट्रिक, इसकी 2 आर्म्स शॉर्ट होती हैं, 2 लॉन्ग होती हैं। सब सेंट्रिक, दैट इज होती हैं लेकिन अनइक्वल साइज की होती हैं। एंड मेटासेंट्रिक, 2 आर्म्स इसकी क्या होती हैं बेटा, थोड़ी सी शॉर्ट होती हैं, 2 थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं, ये क्वेश्चन ही 2019 में आया था बेटा, पी आर्म तो क्यू आर्म लॉन्ग होती है बेटा, एंड पी आर्म शॉर्ट होती है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्यू एंड पी आप कैसे रिमेंबर रखोगे, इसके लिए मेरे पास फार्मूला है। जब हम क्यू ऐसे लिखते हैं स्मॉल क्यू, सो ये कुछ लंबा स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू पी, सो हम क्यू सिंपली कह सकते हैं ये लॉन्ग पार्ट है एंड पी शॉर्ट पार्ट है बेटा, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, समटाइम्स फ्यू क्रोमोसोम्स हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी constrictions and a constant location that gives appearance of small fragments called the satellite। कभी कभार क्या होता है मेरे बच्चे, क्रोमोसोम के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, दैट्स पीक ऑफ द क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर जो कि बेटा होता है कलरलेस होता है बेटा, हेलाइन होता है ये बेटा, ये क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं,
सैटेलाइट बेटा। इस सैटेलाइट क्या होता है मोस्टली बेटा, ये होती हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या होती हैं बेटा, यूजुअली ये नहीं होता है लेकिन इन किसी क्रोमोसोम में हो सकता है, इसीलिए हमें इसे कहते हैं सैटेलाइट और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। दिस वाज होल अबाउट दी दिस चैप्टर एंड एक ही टॉपिक में हमने ये चैप्टर आज कंप्लीट किया बेटा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपको ये मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपको चाहिए सिंपली अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट हैं, कुछ आस्क्ड क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक दी हुई है, वहां पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर और ईमेल भेज सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट ये नोट सेंड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।